हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे देश भारत को जो इंडिपेंडेंस है वो 1947 में ही क्यों मिला। अब तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिर ये सवाल उठता ही क्यों है कि हमें आज़ादी 1947 में ही क्यों मिली। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग देखें अपने किताबों के हिसाब से तो 1947 से पहले, जस्ट पहले हमें जो एक बड़ा आंदोलन अपने देश में देखने को मिलता है वो रहता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू होता है। और ये जो आंदोलन रहता है ये 1944-45 तक जाते जाते खत्म हो जाता है, या इसका जो प्रभाव है वो कम पड़ जाता है। लेकिन जो आज़ादी है वो तो हमें 1947 में आके मिलती है, यानी कि उस आंदोलन के खत्म होने के 2 साल बाद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1947 के आसपास ऐसे क्या सिनेरियोज बने कि ब्रिटिशर्स की हमें जो आज़ादी है वो मिली। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ रीजन्स जो है वो लिखे हुए हैं। अभी हम एक एक करके सारे रीजन्स पे और डिटेल में बात करेंगे। तो जो पहला रीजन है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, और यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। और दूसरा है ब्रिटेन में न्यू गवर्नमेंट का आना। और तीसरा है, जो कि मैंने अभी जिस बात की चर्चा की, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और चौथा आईएनए की ट्रायल्स, आज़ाद हिंद फौज के। और पांचवा है रॉयल इंडियन म्यूटनी। तो अभी हम एक एक करके इन सारे आंदोलन को अच्छे से समझेंगे, इन सारी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। तो अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना का होना ये हमारी इंडिपेंडेंस को कैसे प्रभावित करता है, उसे जानने के लिए हम लोग पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगे। वहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हुए तब हम लोग आएंगे, तो फिर इसके बारे में ये पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई वो हमारे आज़ादी को कैसे प्रभावित करती है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से लेके 1918 तक चलता है, यानी कि 1914 से शुरू होकर 1918 खत्म हो जाता है वर्ल्ड वार। और वर्ल्ड वार जो है वो एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच लड़ा जाता है। और जो एलाइड पावर्स में हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये देश थे और सेंट्रल पावर्स में ये देश थे। अभी हमें इतना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि ये शुरू हुआ उस 1914 से 1918 तक एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच हुआ। एलाइड पावर्स में हमारे यूके थे, फ्रांस था, रसिया था, ये सब देश थे। और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ये सब देश थे, ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका जो मेन रीजन था वो कोलोनाइजेशन था, यानी कि उपनिवेशीकरण। अब उपनिवेशीकरण क्या होता है कि जैसे कोई भी बड़ा देश है वो किसी दूसरे देश पे जाके कब्जा कर ले, वहाँ के संसाधनों का यूज करे। जैसे कि अब ब्रिटेन ने क्या किया था, हमारे देश पे कब्जा कर लेता था। तो हम क्या थे, हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, हम ब्रिटिशर्स के क्या थे, कॉलोनी थे। तो ये जो प्रोसेस रहता है ना, इसी को हम लोग कोलोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि उपनिवेशीकरण कहते हैं। अब होता क्या है लास्ट में जाके कि एलाइड पावर्स वॉन द वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी कि ये यूके, फ्रांस, रसिया, ये जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार को जीत जाते हैं, यानी कि जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर की हार होती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब चूंकि जीत तो गए, एलाइड पावर्स जीत गए वर्ल्ड वार, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई भी युद्ध होता है तो जीते का जीते कोई भी पक्ष, लेकिन जो हानि है, जो पैसों की हानि होती है, जो सोल्जर्स की हानि होती है, या मतलब जो नुकसान है ना, वो दोनों पक्षों को होता है, चाहे जो भी जीते। तो विश्व युद्ध था, इसका नाम ही विश्व युद्ध दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है इस विश्व युद्ध में, पैसे का भी होता है, प्लस बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है। तो इसको ध्यान रखते हुए क्या किया जाता है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करी जाती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका खत्म हो जाता है तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करी जाती है। अब इसकी स्थापना क्यों करी जाती है? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस, यानी कि जो शांति है और जो सुरक्षा है वो बनी रहे सभी देशों के बीच, यानी कि ऐसा जो युद्ध है वो आगे भविष्य में कभी ना हो। और इसकी स्थापना जो है वो 1920 में करी जाती है। लेकिन जो लीग ऑफ नेशंस होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव में फेल कर जाता है, इट बिकम्स फेल इन इज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसके बाद फिर से दूसरा विश्व युद्ध भी होता है, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस जो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो लेकिन अब यहाँ से बैकग्राउंड बनेगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो जाता है।
सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 से 1945 के बीच में होता है। और ये जो है एलाइड पावर्स, जिसे हम लोग मित्र राष्ट्र भी कहते हैं हिंदी में, और एक्सिस पावर जिसे कि हम लोग ध्रुवीय राष्ट्र भी कहते हैं। अब एलाइड पावर्स में फिर से ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए थे, और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। अब जो है ये है सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है 1945 में जाके। ये वर्ल्ड वार खत्म होता है जब जापान और जर्मनी सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि जापान जो था, जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया जाता है, और जर्मनी भी कुछ कुछ रीजन से सरेंडर कर देता है, यानी कि जो एलाइड पावर्स थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाते हैं फिर से। अब देखो देखो पीछे मैंने क्या बताया, एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था और रसिया और यूएसए थे, ठीक है। अब एलाइड पावर्स जीत गए, लेकिन फिर से वही बात हुई ना, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना नुकसान हुआ था जान हानि का, तो फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार तो और एडवांस था, उसमें तो और लोगों की जान जाती है, उसमें तो और पैसे का खर्चा होता है। तो फिर से सब देश साथ आते हैं और यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है, जिसे हम लोग हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। 24 अक्टूबर 1955 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो जाती है। ये 24 अक्टूबर को हम लोग UN डे भी मनाते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं, अगर आपको याद हो तो 24 अक्टूबर 1945 को 1945 में विश्व युद्ध खत्म होता है, और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना कर दी जाती है। जो सभी देश होते हैं वो मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। अब इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था? वही टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एमंग नेशंस, मतलब कि ये सिक्योर करने के लिए कि आगे ऐसा कोई फिर से युद्ध ना हो। तो जो हमने पीछे पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, तो चूंकि लीग ऑफ नेशंस सफल नहीं हुआ, लेकिन उससे सीख बहुत मिली थी, तो उससे सीख लेके यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी जाती है कि आखिर हमने क्या क्या गलतियां करी जो फिर से विश्व युद्ध हुआ। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो वैसे तो आज तक सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके बाद कोई और विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो जाती है 1945 में। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तो फिर यूनाइटेड नेशन के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया गया होगा कि ये कैसे काम करेगा और ये किस तरह से काम करेगा कि ये आगे के युद्धों को रोक सके और कि आगे और युद्ध ना हो। तो उसके लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। तो उसके मैनिफेस्टो में, यूनाइटेड नेशन के मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया गया था कि 1960 तक एवरी कंट्री वुड हैव टू लीव इट्स कॉलोनीज, यानी कि जो भी बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, तो हर देश को जो अपनी कॉलोनीज है उन्हें 1960 तक छोड़ना पड़ेगा और उनकी कॉलोनीज को क्या होगा, एक इंडिपेंडेंस नेशन बना दिया जाएगा। जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया था कि इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, यानी कि इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया था। तो ये उसमें कहा गया था भाई साहब, मतलब UN ने कहा था कि 1960 तक सबको छोड़ देना है। तो यहाँ से एक मतलब पता चल गया था कि मतलब ये तो फिक्स हो गया था कि हाँ अब इंडिया को भी आज़ादी मिलेगी। जो ज़्यादातर देश हैं वो अगर आप देखेंगे तो इसी टाइम पे आज़ाद होते हैं, 1945 के 1960 के बीच में। तो इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है? यूनाइटेड नेशन की स्थापना होना। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ कह दिया था कि 1960 के पहले पहले आपको मतलब हर देश को अपनी जो कॉलोनीज है वो छोड़नी पड़ेंगी। तो अब यहाँ से इंडियंस को भी पता चल गया था कि ठीक है अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें जो इंडिपेंडेंस है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी श्योर थोड़ी था कि हमें 1947 में ही मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ये नहीं कहा था कि हाँ आप छोड़ दो, अभी छोड़ दो। यूनाइटेड नेशन तो ये कह दिया कि हाँ ठीक है 1960 तक छोड़ना है आपको। लेकिन अभी और आगे रीजन्स आएंगे जिसकी वजह से जो हमें इंडिपेंडेंस है वो 1947 में ही मिल गया, यानी कि इसके इस्टेब्लिशमेंट के सिर्फ 2 साल बाद ही हमें मिल गया। तो एक तो रीजन हमें ये पता चल गया कि हाँ यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तो ये श्योर था कि हाँ वो हमें तो इंडिपेंडेंस है वो तो मिल जाएगी, मतलब हर कॉलोनी के ही मिल जाएगी। तो इंडिया को वो मिलनी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड रीजन पे। तो सेकेंड रीजन हमें यहाँ पे पता चलता है वो है न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो चूँकि मैंने कहा कि जो युद्ध होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, हमेशा विनाशकारी ही होता है। तो युद्ध के कारण जो ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो अपने सोल्जर्स पे खर्चा कर दिया था, नए नए हथियार पे खर्चा कर दिया था। इसलिए जो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी
और जो ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे जो लोग थे वो भी और डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो होता क्या है कि 1945 में, जुलाई 1945 में वहाँ पे इलेक्शन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे देश में चुनाव होता है पीएम का। तो वैसे ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 1945 में। और उस चुनाव में जो लेबर पार्टी है वो जीत जाती है चुनाव, ठीक है, जो लेबर पार्टी रहती है वो चुनाव जीत जाती है। और क्लीमेंट एटली ये जो है वो वहाँ के नए पीएम बनते हैं। अब हुआ क्या, मैंने कि पहले बताया ना कि वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सही नहीं थी ब्रिटेन की, वार के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अब एक तो उनकी वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, दूसरा वे भारत जैसे इतने बड़े देश को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ की सब कुछ प्रशासन देख रहे हैं, तो वो भी उनके ऊपर क्या था, बर्डन था ना। मतलब उनकी जो जनता थी कह रही थी भाई साहब आप अपना देश को सुधार नहीं पा रहे, आप दूसरे देश को ही चला रहे हैं, आप दूसरे देश पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और एक यहाँ पे जो मैंने रीजन लिखा है, बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड नॉट टू रूल। ये मतलब बहुत ही खास है। ये ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स के पहले राजा हुआ करते थे, उनसे अलग बनाती है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था, यानी कि उसका दोहन करना था, ना कि रूल करना। उनका ये कभी ऑब्जेक्टिव था ही नहीं कि वो इंडिया पे रूल करें। क्या पाएंगे वो इंडिया पे रूल करके? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के जो रिसोर्सेस हैं, इंडिया जो हमारे सोने की चिड़िया है, उसके सारे रिसोर्सेज का, संसाधनों का दोहन करना, उसके सारे संसाधनों को उठा के अपने देश में ले जाना, यूरोप में ले जाना, ब्रिटेन में ले जाना। और भाई वो 200 साल से शासन कर रहे थे, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में ना लगभग सफल हो ही गए थे। मतलब उन्होंने बहुत कम, मतलब उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा ही नहीं था भारत में, ठीक है। तो ये भी था। अब उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा था, ऊपर से उनकी कंडीशन और खराब थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन। तो उन्हें भारत एक बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था भारत का एडमिशन चलाना। तो क्लीमेंट एटली जो है वो तो पीएम बनते हैं। तो जो लेबर पार्टी रहती है, इसका जो, जैसे कि अभी हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जो पार्टी है उसके पहले अपना घोषणा पत्र देती है, यानी कि मैनिफेस्टो देती है कि अगर वो अरे सत्ता में आई तो वो क्या क्या चीज़ें करेगी। तो वैसे ही लेबर पार्टी जब चुनाव के पहले, लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में मेंशन था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। यानी कि ब्रिटेन की जनता थी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के ही तो इन्हें वोट करी होगी, इन्हें जिताई होगी कि हाँ ठीक है, मतलब भारत को आज़ाद कर देंगे तो हमारी हालत जो है वो शायद सुधर जाए, मतलब ब्रिटिशर्स की शायद हालत सुधर जाए। तो जब क्लीमेंट इटली वहाँ के नए जब क्लीमेंट इटली वहाँ के नए पीएम बन जाते हैं, तो चूंकि उन्होंने ये बोला था, उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ मेंशन थी कि हाँ हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक, हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक रीजन हो सकता है, मतलब कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली। अब हालांकि ये तो 1945 में बन गए थे, ठीक है, पीएम बन गए थे। तो अभी ये तो मान लो 5 साल तक रहते हैं ना वहाँ के पीएम, तो वो हो सकता है कि अगले 5 साल में कब करे ये भी फिक्स नहीं था। ये पता था कि हाँ ठीक है आज़ादी मिलेगी। अब फिर भी एक जो क्वेश्चन है वो रह जाता है कि आखिर 1947 में ही क्यों मिला। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो दोनों रीजन्स बताए उससे ये श्योर नहीं हो रहा कि 1947 में ही मिलेगा, बट हाँ ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आज़ादी मिल जाएगी, ये फील हो रहा था। अब तीसरा जो रीजन है जो कि हम सब जानते हैं, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था ये मूवमेंट, ठीक है। अब इस मूवमेंट का जो एम था, जो उद्देश्य था, वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्विट इंडिया। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन नाम है इसका, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। यानी कि गांधी जी ने ये साफ कह दिया था कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अब आप भारत को पूरी तरीके से छोड़ दो, हम अपना शासन खुद से चलाएंगे। ये उनकी डिमांड थी इस मूवमेंट के थ्रू, इस आंदोलन के थ्रू। लेकिन होता क्या है कि अब आप देख रहे हैं 1942 चल रहा है, तो मैंने आपको पीछे बताया होगा ना कि बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। यानी कि इस समय ब्रिटिशर जो थे ना, वो कहीं ना कहीं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए थे। यानी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए थे, वहाँ पे उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो अगर भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा मैसिव आंदोलन
अगर चालू हो जाता ना, तो उनके लिए इस आंदोलन को दबा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि गांधी जी इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो उन्होंने इस मूवमेंट के शुरू होने के पहले ही जो मेन नेता थे इस मूवमेंट के, जैसे कि गांधी जी और जो मेन मेन नेता थे, उनका क्या, उन्हें अरेस्ट कर लिया मूवमेंट के शुरू होने से पहले ही। अब मूवमेंट जो है ना, वो 8 अगस्त के पहले ही क्या हो गया, लीडरलेस हो गया, यानी कोई लीडर बचा ही नहीं कि जो कि इस आंदोलन को चला पाए। लेकिन फिर भी ये जो आंदोलन है वो चलता है, गांधी जी जेल में रहते हैं और बड़े बड़े लीडर जेल में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो मूवमेंट है ये चलता है। नए नए लीडर, युवा लीडर जो है वो उभर के आते हैं, इस आंदोलन को अहिंसक रूप से चलाते हैं, आगे चलता है। बहुत ज़्यादा हजारों लोग इस मूवमेंट में गिरफ्तार होते हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो मूवमेंट है वो चलता है, अच्छा 2-3 सालों तक चलता है। लेकिन ये मूवमेंट जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्विट इंडिया, उसमें तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यानी कि ऑल टू इट डिड नॉट लीड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इमीडिएटली, बट इट इंक्रीज प्रेशर्स ऑन ब्रिटिशर्स। मतलब कि ये जो मूवमेंट था ना, वो भारत की आज़ादी को तुरंत तो नहीं दिला पाया। इस मूवमेंट को गांधी ने क्यों शुरू किया था, भाई मतलब हमें आज़ादी चाहिए ही, आप भारत छोड़ के जाओ। लेकिन उस चीज़ में तो ये मूवमेंट कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये ब्रिटिशर्स पे कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का प्रेशर आया कि भाई मतलब अब ज़्यादा देर हम इन्हें दबा नहीं सकते, ठीक है। और आल्सो गॉट इंटरनेशनल सिंपैथी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी मिली। मतलब कि जो दूसरे देश थे उन्होंने कहा भाई साहब आप लोग इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनका यूज भी कर रहे हो वार लड़ने में, यानी कि आप इंडिया के सोल्जर्स को यूज करके दूसरे देशों के खिलाफ खुद के लिए लड़ा रहे हो, और ऊपर से आप इंडिया के खिलाफ इतना अत्याचार भी कर रहे हो। वो आज़ादी मांग रहे हैं, आप आज़ादी भी नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या हुआ ना, इससे ब्रिटिशर्स की जो इज्जत थी, या फिर जो भी बोले, ब्रिटिशर्स की जो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो सम्मान था ना, वो कहीं ना कहीं घट रहा था। और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के लिए एक चुनौती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स भी क्या हुए कि उन्हें भी लगा कि नहीं, मतलब वो भी अब इस हम वो भी अब हमें आज़ादी देने के लिए, तो अब ब्रिटिशर्स भी हमें आज़ादी देने के लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जो प्रेशर था वो बढ़ रहा था। तो यहाँ से ये हम लोग बात आ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और आगे एक और रीजन को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स की। अब हम लोग जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे, वो जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता, हमारी किताबों में भी नहीं बताया जाता। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे कि हम लोग हिंदी में आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, इसकी जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी जाती है, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस INA को कैसे बनाते, वो जो है वो एक अलग ही कहानी है। इसकी बात हम लोग किसी और एक वीडियो में कर सकते हैं, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन अभी हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा ना जानेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ जानेंगे। बाकी हम लोग इस चीज़ को इससे रिलेट कर देंगे कि इसने हमारी आज़ादी को 1947 में ही कैसे सुनिश्चित किया। तो हम लोग अगर ये बात करें तो INA का जो ऑब्जेक्टिव था ना, वाज टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ जापान एंड जर्मनी। तो सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन वो कांग्रेस के नरम रवैये को लेके वो थोड़ा सा, मतलब उनका उस तरह से पक्ष नहीं रहता था। उनका ये रहता था कि हाँ आज़ादी हमें छीननी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा इसलिए वो एक्सट्रीम वे को अपनाते थे। इसलिए भाई वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और वे ये सोचते हैं कि क्यों ना, अब चूंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में इस टाइम पे, ठीक है, वही फेस चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार वाला। अब सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि ब्रिटिशर्स के दुश्मन हैं अरे जर्मनी, अगर हम लोग जर्मनी या जापान का हेल्प लेके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े तो शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। तो सुभाष चंद्र बोस पहले जर्मनी जाते हैं, फिर जर्मनी से जापान जाते हैं, और फिर वहाँ पे वो जाते हैं जो वहाँ पे प्रिजनर्स थे, यानी कि जो कैदी थे, जो कि इंडियंस ही थे, वो उनको किस तरह से मनाते हैं कि आप हमारी आर्मी में शामिल होइए और आप भारत की तरफ से लड़िए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़िए, भारत की तरफ से लड़िए। तो वो ऐसे करके काफ़ी संघर्ष करते हैं वो उस रास्ते में, फिर जर्मनी फिर जापान। तो काफ़ी लंबी कहानी है, उसकी बात कभी और करेंगे हम। तो इस प्रकार से वो
इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। और आप देखेंगे तो ये जो भारत का जो पूर्वी इलाका है, यानी कि ये जो बर्मा यानी कि म्यांमार जो इलाका है, यहाँ से वे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इस साइड से वो एंट्री करते हैं और इस साइड से वो अटैक करते हैं ब्रिटेन के खिलाफ। और जो उनकी आर्मी रहती है, जो इंडियन नेशनल आर्मी रहती है, वो शुरू में तो वो सक्सेस पाती है, यानी कि उसे इनिशियल सक्सेस मिलता है, गॉट इनिशियल सक्सेस। लेकिन होता क्या है कि फिर उस टाइम पे जो जर्मनी और जापान रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वे सरेंडर कर देते हैं। क्या क्या क्योंकि जो वो थे वो हारने लगे थे। अब चूंकि जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, वो तो जर्मनी और जापान की हेल्प से ही बनाई थी। अब जब जर्मनी और जापान ने खुद सरेंडर कर दिया ब्रिटेन के सामने, उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए। अब चूंकि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसका जो खाना वाना रहता था, जो भी और वेपन्स रहते थे, यानी जो औजार रहते थे, जो भी रहते थे, वो तो जापान से आ रहे थे ना। अब जापान तो सरेंडर कर दिया, अब जापान से सारे जो कटआउट थे वो कट गए। तो जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो वो अपने उसका एम था, वो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जो उनका कैंपेन था वो मोमेंटम को लॉस कर देता है और वे उनका जो एम था वो अनअटेनेबल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स रहते हैं, वो आईएनए के हजारों सैनिकों को कैदी बना देते हैं। कई सारे लोगों को काला पानी की सजा दी जाती है, कई सारे लोगों को कैदी बना देता है, और कई सारे जो लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, उन पे मुकदमा चलाया जाता है, यानी उन पे ट्रायल्स चलाया जाता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं आईएनए ट्रायल्स, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी पे जो ट्रायल्स यानी कि जो मुकदमे चले थे, तो उन पे मुकदमे चलाए थे। और ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्या बोला था भाई साहब कि उन पे मुकदमे चलाया देशद्रोह और बगावत को लेके, यानी कि इन्होंने अपने देश के खिलाफ देशद्रोह किया है, बगावत किया है। भाई वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने देशद्रोह किया है ना, बगावत किया है। तो भाई ब्रिटिशर्स की अलग पॉलिसी थी, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर ट्रायल्स जो थे, यानी कि जो मुकदमा था, वो नवंबर 1945 में शुरू होता है। देखो 1945 में क्या हुआ था, जापान ने और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, उन लगभग शायद जून उनके टाइम पे किया था। तो उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि आईएनए के सोल्जर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद नवंबर 1945 में रेड फोर्ट यानी लाल किला दिल्ली में क्या होता है कि इनका जो मुकदमा है वो चलना शुरू होता है। लेकिन अब जो हमारे देश के जो आम नागरिक थे उस समय, उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि भाई ये जो आईएनए के सोल्जर्स हैं, ये तो हमारे लिए लड़ रहे हैं ना, ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि अगर इन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए, तो देश का जो पूरा पूरा देश रहता है ना, वो यूनाइट हो जाता है, वो एकजुट हो जाता है कि फांसी तो नहीं होगी, फांसी तो टलेगी, यानी कि जो मुकदमा है वो कैंसिल होगा। चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हो, चाहे वो नॉर्मल कंट्रीमैन है, यानी कि कोई आम जनता हो, चाहे कांग्रेस के लीडर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कांग्रेस के लीडर रहते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ पटेल, ये सब भी साथ आ जाते हैं। ये सब भी ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, आप लोग इस मुकदमे को कैंसिल कर दीजिए। और नॉर्मल जो कंट्रीमैन हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा विद्रोह करते हैं, हिंसा करते हैं कि फांसी तो नहीं होगी। यानी कि जो आईएनए के सोल्जर थे, वो एक प्रकार से हीरो थे उनके लिए। और ऑब्वियस बात है, हीरो तो होंगे ही ना, वो तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिशर उल्टा उन पे ही देशद्रोह के आरोप लगा रही है। लेकिन अंततः क्या होता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इतना उन पे प्रेशर बनता है कि वे आईएनए के जो ट्रायल्स थे, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में जो मुकदमे थे, उसे कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं, डिसाइडेड टू कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे तीन आईएनए के ऑफिसर्स के नाम दिए गए, मेन थे ये। कौन कौन थे, नाम एक बार पढ़ लें। ठीक है, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिलोन, मेजर जनरल शाहनवाज खान। तो ये जो तीनों आईएनए के सोल्जर्स थे, ये मेन थे आईएनए के ऑफिसर, जिन्होंने मुकदमा क्या किया था, फेस किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आईएनए के ट्रायल्स के बाद क्या हुआ। जब सोचो कि पूरी की पूरी देश की जो जनता है वो इस मुकदमे को कैंसिल करा दी, ब्रिटिशर्स को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे कैसा माहौल बन गया होगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपने ही फैसले को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव जो था ब्रिटिशर्स पे उस समय बढ़ता चला जा रहा था। और ये जो टाइम है आप लोग देख रहे हैं, कब का टाइम है, नवंबर 1945, यानी कि 1945-46, यानी कि हम लोग अपने आज़ादी के बहुत ज़्यादा करीब थे उस समय। तो
ये जो सिचुएशंस बन रहे हैं ना, आप इनसे समझ सकते हैं कि इससे ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था। अब हम लोग चलते हैं लास्ट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हम लोग बोल सकते हैं, जो कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी? तो ये बेसिकली इंडियन नेवी ही है। उस समय क्या था कि जो इंडियन नेवी थी वो भी तो ब्रिटिशर्स की ही थी ना, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उसके पहले रॉयल लगाते हैं, जैसे कि रॉयल एयरफोर्स। अगर आप भी आज भी देखेंगे तो ब्रिटिशर्स है वो रॉयल एयरफोर्स, मतलब कि रॉयल मतलब अगर रॉयल लगाए तो मतलब ब्रिटिशर्स का है। तो उस समय चूंकि ब्रिटिशर्स का था ही था, तो इसलिए उसे वो रॉयल इंडियन नेवी बोलते थे। और म्यूटनी का मतलब विद्रोह होता है, या फिर इसे हम लोग इंडियन नेवल अपराइजिंग भी कहते हैं, यानी कि भारतीय नौसैनिक विद्रोह। अब ये जो है, माने कि जो भारतीय नौसेना रहती है, नौसेना यानी कि जो समुद्र में जो लड़ाई करती है, वो क्या करते हैं, उसके जो सोल्जर्स रहते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। ये जो विद्रोह है वो बॉम्बे से शुरू होता है, यानी जिसे हम लोग मुंबई कहते हैं आज, फरवरी 1946 में। ये विद्रोह फरवरी 1946 में बॉम्बे से शुरू होता है। लेटर आल्सो स्टार्टेड इन कराची, मद्रास, कलकत्ता। यानी कि पहले तो ये जो विद्रोह था वो बॉम्बे से शुरू हुआ 1946 में, फरवरी 1946 में। लेकिन जब इसकी खबर और जगह पहुंची कि भाई साहब बॉम्बे में विद्रोह कर दिए हैं नौसैनिक, जो भारतीय नौसेना के जवान हैं, तो कराची, कराची मतलब पाकिस्तान में आज, ठीक है, तो पहले तो एक में ही थे ना, हाँ, तो मद्रास जिसे हम चेन्नई कहते हैं, कलकत्ता, तो इन सब जगह पे भी क्या हुआ, विद्रोह होना शुरू हो गया। अब बात ये आती है कि आखिर ये जो जवान थे, ये भारतीय नौसेना जो जवान थे, वो विद्रोह कर ही क्यों रहे थे? तो इसके कई सारे रीजंस निकल के आते हैं। पहला तो डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, लोअर पे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, बैड क्वालिटी फूड। यानी कि पहली बात तो देखो, जो इंडिया के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो सेलर्स थे, उन्हें उनके साथ भेदभाव होता था, यानी कि उन्हें कम पैसा मिलता था। जैसे कि सेम रैंक पे अगर कोई इंडियन सोल्जर है, उसी रैंक पे अगर कोई ब्रिटिश है, तो जो ब्रिटिशर्स रहता था ना, उसे ज़्यादा पैसा मिलता था, उसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो पहली बात तो ये डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, ठीक है। अच्छा, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, यानी कि जो इंडियन सेलर्स रहते थे उन्हें जल्दी प्रमोशन भी उनका नहीं होता था। और बैड क्वालिटी फूड, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। जो भारतीय नौसेना के जो सैनिक थे उन्हें बहुत ही भद्दा क्वालिटी का जो खाना था वो दिया जाता था। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 1946 तक आप देखेंगे ना, तो फिर उधर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तब इधर सुभाष चंद्र बोस आईएनए का जो अपना जो था वो अपनी आर्मी से उन्होंने अटैक किया था। फिर उसके बाद पूरे देश की जनता थी वो मिलके आईएनए ट्रायल्स को कैंसिल करा रही थी। तो उन्हें भी लगा कि ब्रिटिशर्स हमारा यूज करके हमें अपने ही देश के खिलाफ लड़ा रहे हैं, यानी कि हम अपने ही देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बार खुद सोचो कि जो सोल्जर्स जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे थे, वो अपने ही देश के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, तो उनके अंदर भी एक राष्ट्रभक्ति की भावना जगी कि नहीं, हम अपने देश के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम ब्रिटिशर्स का विद्रोह करेंगे। तो ये भी एक रीजन था कि उनके मन में जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जगी, ठीक है। अब उनका डिमांड्स क्या क्या थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। अब उसके उनके डिमांड्स क्या क्या थे, वो जो सोल्जर्स थे, उनका पहले तो डिमांड नहीं था भैया अच्छा पैसा दो, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ना करो भाई, सबको पैसा बराबर दो। वर्किंग कंडीशन, बेटर पेड वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो काम करने का जो जगह है वो भी क्या हो, अच्छा हो। एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना उनके साथ कि वो इंडियन है, इस बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो खत्म किया जाए। और उनकी एक और डिमांड थी भाई साहब, रिलीज ऑफ आईएनए सोल्जर्स। आईएनए सोल्जर्स वाले हमने पढ़ा ना अभी पहले, इसके इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट। तो उन्होंने ये भी कहा कि आईएनए के सोल्जर्स को क्या करो, रिलीज करो, उनको छोड़ दो उनको, ये भी उनका डिमांड था। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इसके आंसर में, वो पुलिस वगैरह भेजते हैं, आंदोलन को सप्रेस करते हैं, लेकिन उन्हें भाई पता चल गया अब ये ऐसे शांत रहने वाले नहीं है। एवरी इंडियन सोल सेलर्स यूनाइटेड इन दिस म्यूटनी, यानी कि हर भारतीय जो नौसैनिक था वो क्या हुआ, यूनाइटेड हो गया इस विद्रोह में। ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और फ्रॉम एनी रीजन, उसमें वहां पे जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस धर्म के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी रीजन से आ रहा हो, चाहे कराची से आ रहा हो, चाहे बॉम्बे से आ रहा हो, सब लोग क्या थे,
सब लोगों को बस एक ही सोच था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें इनके खिलाफ विद्रोह करना है। उन्होंने अपनी जाति पाति और अपना क्षेत्र नहीं देखा। ब्रिटिशर्स एक्सलरेटेड द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये था इम्पैक्ट इसका, आईएनए के इस म्यूटिनी का। उन्हें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक्सलरेट कर दिया, यानी कि और तेज कर दिया प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस। और आप देखेंगे कि ये जो हुआ था, ये फरवरी 1946 में हुआ था ना, फरवरी 1946 में हुआ था ये। ठीक इसके फरवरी 1946 में हुआ ये रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी थी फरवरी 1946 में। इसके बाद बाकी और कैबिनेट मिशन और बाकी सारी चीज़ें आने लगी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो, वैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है, संविधान सभा बनाना है। और आज़ादी फिर हमें जाके अगस्त 1947 में हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। लेकिन उसके एक साल पहले से जो उसका प्रोसेस था ना, वो चालू हो गया था कि संविधान सभा के लिए वोटिंग होने लगी थी, ये सब होने लगा था। तो एक बार चलते हैं हम लोग, एक बार थोड़ा सा मैं शुरू में चलता हूँ और मैं सारी चीज़ों को और रिकॉल करा देता हूँ। तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो सारे के सारे पॉइंट्स थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि 1960 तक हर देश को अपने जो कॉलोनी है, जो अपने उपनिवेश जहाँ उन्होंने बनाया है, उसे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हर देश को क्या करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब जो ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट बनी, उसने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन कर दिया था कि भाई साहब अगर हम सत्ता में आए ना, तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो वहाँ से भी एक सीनियर बन गया कि हाँ ठीक है, भारत अब क्या होगा, आज़ाद हो जाएगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसने भाई साहब अंग्रेजों की तो हवा मतलब टाइट ही कर दी कि हाँ मतलब अब तो ये नहीं मानेंगे, अब इन्हें आज़ाद करना ही पड़ेगा। और जो चौथा पॉइंट था वो था आईएनए के ट्रायल्स और रॉयल इंडियन म्यूटिनी, पांचवा पॉइंट। ये जो दोनों पॉइंट से ये पता नहीं, मतलब किताबों में तो भाई सब मेंशन करने चाहिए, खास करके ये और ये, मतलब दोनों ही करने चाहिए भाई, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आईएनए का जो ट्रायल्स था वो इंडियन ने कैंसिल करा दिया भाई साहब, मुकदमा ही पूरा कैंसिल करा दिया। और इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी थी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी सजेशन है कि मैं कहीं सुधार कर सकता हूँ वीडियो में, तो उसको बताइए। थैंक यू।